दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी से रूबरू कराना चाहते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म कन्फेशन ऑफ मर्डर की, जिसके सस्पेंस, स्टोरी लाइन और एक्शन सीन्स ने ऑडियंस के साथ साथ कई बड़े मूवी क्रिएटर्स के भी दिल जीत लिए। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक सीरियल किलर जो कोरियन लॉ का गलत फायदा उठाते हुए 15 साल बाद लाइव टेलीविजन पर आकर किस तरह से पुलिस को चैलेंज करता है और फिर उसे पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर क्या प्लानिंग करते हैं, वो देखने में काफी मजा आता है। और बस इसी वजह से इस फिल्म को IMDb जैसी वेबसाइट पर कुल 10,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर 7.1 रेटिंग दी है। कन्फेशन ऑफ मर्डर मूवी में लीड रोल एक्टर जी योंग जियान और सपोर्टिंग रोल शी हू पार्क और हाई कुंग जुंग जैसे टैलेंटेड कोरियन एक्टर्स ने निभाया है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मशहूर कोरियन डायरेक्टर जियोंग ब्योंग गिल ने, जो कि द विलननेस और एक्शन बॉयज जैसी अवार्ड विनिंग मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। हम कन्फेशन ऑफ मर्डर मूवी को अपनी तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 देते हुए अपने दर्शकों को एक बार तो देखने के लिए जरूर रेकमेंड करेंगे, जो कि नेटफ्लिक्स और Z5 इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत साल 1990 से होती है, जहां चोई नाम का एक डिटेक्टिव एक सीरियल किलर का पीछा करता हुआ दिखता है। फिल्म की स्टोरी से पता चलता है कि सीरियल किलर ने साल 1986 से लेकर 1990 के बीच में कुल 10 महिलाओं का बेरहमी से मर्डर किया था। डिटेक्टिव चोई और उस सीरियल किलर के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है जैसे आज डिटेक्टिव चोई उस सीरियल किलर को मार ही देगा। पर जब डिटेक्टिव चोई उसे पकड़ लेता है तब वो सीरियल किलर उसके मुंह पर चाकू से हमला करके वहां से भाग जाता है। भागते वक्त डिटेक्टिव चोई उस पर गोली चला देता है, जो कि उस किलर के कंधे पर लगती है, लेकिन फिर भी वहां से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। इस पूरे सीन में किलर ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ होता है, जिस वजह से डिटेक्टिव चोई किलर को देख नहीं पाता। इसके बाद फिल्म में 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डिटेक्टिव चोई उस किलर को ना पकड़ पाने के कारण काफी डिप्रेशन में जाकर अल्कोहलिक बन चुका होता है। वो एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है, तभी उसके पास एक अननोन कॉल आती है। ये कॉल उसी सीरियल किलर द्वारा मारे गए एक विक्टिम के बेटे की होती है। ये वही विक्टिम होती है जिसे सीरियल किलर ने फिल्म के पहले सीन में डिटेक्टिव चोई के सामने मारा था। इस लड़के का नाम जोंग ह्यूंग सिक होता है और वो किलर के आज तक ना पकड़े जाने की वजह से काफी नाराज होता है और वो डिटेक्टिव चोई को इस बात का जिम्मेदार ठहराता है। उसे गुस्से में देख डिटेक्टिव चोई उसे काफी समझाने की कोशिश करता है और उसे समझाने के लिए वो उसके घर भी पहुंच जाता है, लेकिन जंग ह्यूंग डिटेक्टिव चोई की आंखों के सामने छत से कूद जाता है और नीचे सड़क पर जा रही एक बस से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद फिल्म में सीन को आगे बढ़ाकर 2 साल बाद यानी साल 2007 का टाइम दिखाया जाता है, जहां अब उस मर्डर केस को हुए 17 साल हो चुके हैं। इस साल डिटेक्टिव चोई को एक न्यूज सुनने को मिलती है, जिसमें ली स्यूक नाम का एक शख्स मीडिया के सामने आकर आई एम मर्डरर नाम की एक बुक लॉन्च करते हुए खुद को साल 1990 का सीरियल किलर बताता है। उसके दावे से पूरे देश में सनसनी फैल जाती है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आकर खुद के मर्डरर होने का भी प्रूफ देता है। वो अपने कंधे पर लगी गोली का निशान सबको दिखाता है और ये दावा करता है कि उसे ये गोली डिटेक्टिव चोई ने ही मारी थी। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साउथ कोरिया के कानून के हिसाब से अगर किसी मर्डर के होने के बाद 15 साल के अंदर अगर कातिल नहीं पकड़ा गया तो फिर इस टाइम पीरियड के बाद उसे कोई भी सजा नहीं दी जा सकती, फिर चाहे किलर खुद ही सबके सामने आके अपना जुर्म कबूल क्यों ना कर ले। इस लॉ को साउथ कोरिया में स्टेटस ऑफ लिमिटेशंस के नाम से जाना जाता है और ली इस कानून का फायदा उठाकर सामने आता है और खुद को सीरियल किलर बताते हुए अपनी बुक में हर मर्डर के बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने का भी दावा करता है। ली के सीरियल किलर होने के दावे की वजह से उसकी बुक बेस्ट सेलर में आ जाती है और वो रातों रात एक स्टार ऑथर बन जाता है। वो एक एक करके मारे गए विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स से माफी मांगने के लिए भी जाता है, लेकिन कोई भी उसे माफ नहीं करता। दूसरी तरफ उधर डिटेक्टिव चोई टीवी पर सीरियल किलर का इंटरव्यू देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है कि कोई इतनी डिटेल्स में सारे मर्डर केसेस को कैसे बता सकता है। फिर भी अगले दिन चोई अपने ऑफिस के साथियों से कहता है कि उसके ख्याल से ली कोई फ्रॉड है और वो सिर्फ खुद को पॉपुलर करने के लिए ऐसे झूठे दावे कर रहा है, इसलिए किसी को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद के सीन में हमें देखने को मिलता है कि पुलिस स्टेशन में काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स डिटेक्टिव चोई का इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते हैं और इस केस के बारे में चोई से सवाल करने लगते हैं,
लेकिन उसी टाइम ली वहां पर पहुंच जाता है और मीडिया के सामने चोई से उसके मुंह पर बने चाकू के निशान के बारे में पूछकर इस बात को दुनिया के सामने और पक्का कर देता है कि वो ही कातिल है। फिल्म में एक तरफ ये सब चल रहा होता है और दूसरी तरफ इधर विक्टिम्स की फैमिलीज आपस में इकट्ठे होकर मर्डरर ली से बदला लेने का प्लान बनाते हुए दिखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि मर्डरर ने सबसे लास्ट में लूसी नाम की एक लड़की को अपना विक्टिम बनाया था, लेकिन लूसी की बॉडी के साथ उसने क्या किया इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। ऐसे में लूसी की मां सबके सामने शर्त रखती है कि पहले वो किलर से अपनी बेटी के बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी और फिर उसके बाद वो लोग उसे मार सकते हैं। उसके बाद अगले सीन में दिखता है कि विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स बड़ी चालाकी से प्लानिंग करके ली को किडनैप करके ले जाते हैं और उससे लूसी के बॉडी के बारे में पूछते हैं। लेकिन तभी डिटेक्टिव चोई वहां पहुंचकर ली को उनके चंगुल से भगा कर ले जाता है और फिर उसे इस वार्निंग के साथ छोड़ता है कि वो किसी को ये पता ना चलने दे कि उसे किडनैप किया गया था। ली बाहर आने के बाद किसी को भी किडनैपर के बारे में नहीं बताता, जबकि वो किडनैपर को अच्छे से पहचान रहा होता है। इसके बाद डिटेक्टिव चोई और किलर ली के बीच एक लाइव डिबेट शो होता है, जिसका मकसद ये पता करना होता है कि ली असली किलर है या नहीं। इसी डिबेट के बीच में डिटेक्टिव चोई के पास एक कॉल आती है जिसमें जे नाम का एक शख्स चोई को मर्डर के बारे में कुछ सीक्रेट बताते हुए खुद के मर्डरर होने का दावा करता है। उसकी बात सुनते ही चोई शो को बीच में ही छोड़कर उस नंबर से लोकेशन को ट्रैक करने लगता है। लोकेशन को ट्रैक करते हुए डिटेक्टिव चोई एक घर में पहुंचता है जहां पर उस शख्स ने चोई के लिए एक वीडियो टेप छोड़ रखी होती है। जब चोई उस टेप को प्ले करता है तब उस वीडियो में 11th विक्टिम लूसी दिखाई पड़ती है, जिसे रस्सी से बांध कर रखा गया था। उसके बाद लूसी का भी मर्डर हो जाता है और तभी मालूम पड़ता है कि लूसी असल में डिटेक्टिव चोई की गर्लफ्रेंड भी थी। अब फिल्म में ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि ये बताना मुश्किल है कि असली किलर जे है या फिर ली। इसके बाद मीडिया चैनल द्वारा एक और लाइव डिबेट शो रखा जाता है जिसमें ली चोई के साथ साथ जे को भी इनवाइट किया जाता है। इस लाइव डिबेट शो के वक्त वहां पर विक्टिम्स की फैमिली और पब्लिक द्वारा काफी प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और सब लोग असली किलर को लाइव टीवी पर सजा देने के लिए इकट्ठे होते हैं। शो शुरू होता है और जे मीडिया के सामने आकर खुद के असली किलर होने का दावा करता है और वो जोश में आकर पहली बार मीडिया के सामने अपना फेस भी रिवील कर देता है और इसके बाद अपने आप को प्रूव करने के लिए उसने एक विक्टिम की बॉडी किस जगह दफनाई है उसकी लोकेशन भी बता देता है। इसके बाद अगले सीन में डिटेक्टिव चोई एक बेहद दिलचस्प खुलासा करते हुए बताते हैं कि ली असल में उसका ही आदमी है और जे ही असली किलर है और वो बुक भी डिटेक्टिव चोई ने ही लिखी हुई होती है, जिसकी वजह से उसमें लिखे सारे मर्डर्स की डिटेल्स केस से एकदम मैच भी हो रहे थे। और ली भी सबके सामने खुलासा करता है कि वो वही लड़का है जिसे साल 2005 में छत से कूदकर मरता हुआ दिखाया गया था, पर डिटेक्टिव चोई ने उस लड़के का प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसे ली के नाम से इस दुनिया के सामने किलर के रूप में लाया था। डिटेक्टिव चोई ऐसा इसलिए करता था क्योंकि उसका मानना होता है कि किलर को जब ये पता चलेगा कि उसके कामों की वजह से कोई दूसरा पॉपुलर हो रहा है तो फिर किलर खुद ही सबके सामने आ जाएगा। और डिटेक्टिव चोई का ये मास्टर प्लान काम भी कर जाता है और सबको असली कातिल का पता चल जाता है। लेकिन फिर भी जे बेफिक्र होकर हंसने लगता है क्योंकि वो जानता है कि स्टेटस ऑफ लिमिटेशंस के हिसाब से अब उसे कानून सजा नहीं दे सकता। लेकिन तभी स्टोरी में एक और ट्विस्ट आता है जब डिटेक्टिव चोई वही वीडियो क्लिप प्ले करता है जो जे ने डिटेक्टिव चोई के लिए छोड़ी थी। इस क्लिप को ध्यान से सुनने पर बैकग्राउंड में एक न्यूज रिपोर्टिंग की आवाज आती थी, जिसे सुनकर चोई ये साबित करता है कि जे ने लूसी का मर्डर साल 1992 में किया था और उस हिसाब से अभी क्राइम को हुए 15 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी भी जे को सजा दी जा सकती है। इस बीच ऑडियंस में बैठी लूसी की मां अपनी बेटी की मौत की वीडियो देखकर गुस्से में जे के ऊपर हमला कर देती है और जे को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। फिर डिटेक्टिव चोई उसका पीछा करके उसे मार देता है, पर उसकी वजह से डिटेक्टिव चोई को भी जेल हो जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि साल 2012 में चोई जेल से अपनी सजा काट कर बाहर निकल रहा होता है और सभी विक्टिम के फैमिली मेंबर्स उसके स्वागत के लिए वहां खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म कन्फेशन ऑफ मर्डर की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस मूवी के कौन से पार्ट ने आपके होश उड़ा दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी कई इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल मूवीज वर्थ वॉचिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।